लेकिन मुझे ये अजीब लगा कि मुझे कहा ही नहीं कि आप कहीं थोड़ी देर के लिए आ जाओ, और फोटो तो भी गायब हो गया साथ में। तो ये उपभोक्तावाद की जो संस्कृति है ना, कंज्यूमरिज्म की, ये पॉलिटिक्स में आने लगी है कि इस्तेमाल करो और भूल जाओ। ये मैं भाजपा में तो होने ही नहीं दूंगी। बोला ही नहीं मुंह से, झूठे मुंह से। निमंत्रण तो हाथ से देना होता है, मुंह से वाक्य नहीं निकला कि आप भी आइए। क्या मतलब आपको वजह लगती है कि ये वजह तो आपको दो लोगों से पूछनी पड़ेगी। जगत प्रकाश नड्डा इसका जवाब दे सकते हैं या अमित शाह जी, और कोई नहीं दे पाएगा। आप इधर के लोगों से पूछेंगे तो वो बोल ही नहीं पाएंगे, उनकी हालत खराब हो जाएगी। ना तो वो बुलाने वाले हैं, मेरा ऐसा बोलने के बाद कहाँ बुलाएंगे, और ना मैं जाने वाली हूँ। और मोदी जी जब आएंगे 25 तारीख को, तो मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि मोदी जी की सभा बहुत अच्छी हो और यहाँ भाजपा की सरकार बने। लेकिन अब मैं 25 तारीख तक तो किसी भी कार्यक्रम में भागीदारी नहीं करूंगी। इसलिए मैं बोल पड़ी हूँ कि इनके बनाए ना बनूंगी, ना इनके मिटाए मिटूंगी। अभी आपने वीडियो की शुरुआत में उमा भारती को सुना। उमा भारती बीजेपी से नाराज नजर आ रही हैं, बीजेपी के नेताओं से नाराज नजर आ रही हैं, और बोला है कि अब तो बुलाएंगे तभी भी नहीं आएंगे। सुकेश मौजूद हैं, और आप सबसे पहले तो ये बता दो कि आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, और न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम देख रहे हैं 24 की रेस, बताएंगे सुकेश। और आज के कार्यक्रम में बात इसी पे होगी कि क्या बीजेपी वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करने में लगी है। वही नेता जिन्होंने बीजेपी को संभाला था पिछले चुनाव में, पिछले पुराने वक्तों में उनका साथ दिया था। सर, सबसे पहले तो उमा भारती में बात करूंगा। ये बयान इस वक्त पे आना जब 2024 का चुनाव नजदीक है, 2023 में विधानसभा चुनाव नजदीक है, और बीजेपी इन तीनों की तीनों राज्यों, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में जीत हासिल करना चाहेगी, और इतने वरिष्ठ नेता का ये बयान। देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से बीजेपी निरंतर जीतती रही, और एक बार तो हार कर भी जीत गई जब उसने सरकार बना ली, लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि देयर इज अ टफ कॉन्टेस्ट ऑन कार्ड्स। एक एंटी इनकम्बेंसी क्रीपिंग कर गई है। पिछली बार कांग्रेस जीती थी लेकिन मार्जिन बहुत कम था। इस बार कह रहे हैं कि कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में मध्य प्रदेश में है, और इस बीच में उमा भारती का ये बयान आना, उनका बयान बड़ा लोडेड है, जो हमारे दर्शकों ने सुना जी, कि यूज एंड थ्रू नहीं चलेगा। इससे दो ध्वनि आती है, और ये भी कहा कि पूछना है तो यहां के नेता क्या बोलेंगे, उनकी तो गिग्गी बन जाएगी। पूछना है तो जेपी नड्डा से पूछिए, पूछना है तो अमित शाह से पूछिए। तो अपनी टॉप लीडरशिप, शीर्ष नेतृत्व को सवालों के घेरे में रखना, ये कहना कि ये एक सामान्य शिष्टाचार होना चाहिए था कि मुझे बुलाया जाता। उन्होंने ये बताया कि कैसे मैंने पार्टी को खड़ा किया, कैसे मैंने पार्टी को जिताया। उन्होंने ये भी दिखाने की कोशिश की कि जब वो पार्टी से छोड़कर उन्होंने अलग रास्ता अख्तियार किया था तो पार्टी को नुकसान हुआ था जी। ये बात अलग है कि उमा भारती के पार्टी से निकलने के बाद भी बीजेपी लगातार वहां जीतती रही है। बीजेपी की बड़ी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशनल बेस है मध्य प्रदेश में। लोग गुजरात की बात करते हैं, प्रयोगशाला बताते हैं हिंदुत्व की, लेकिन मध्य प्रदेश में एक जमाना ऐसा था जब उनका संगठन, बीजेपी का संगठन, कुशाभाऊ ठाकरे और तमाम ऐसे वरिष्ठ नेताओं की वजह से वो बहुत स्ट्रांग काडर है उनका। लेकिन इतने साल की लगातार की एंटी इनकम्बेंसी, एक फटीग फैक्टर होता है, वो भी क्रीप इन कर जाना। और चुनाव के पहले उमा भारती सरीखी नेता, वो बहुत वोकल है, वो बहुत एक्टिव नहीं है लेकिन बहुत वोकल है, और उनकी पहचान है। उनकी पहचान एक हिंदुत्ववादी नेता की भी है, उनकी पहचान एक मुफट नेता की भी है, उनकी पहचान एक ऐसी नेता की है जो बिना लाग लपेट के सब कुछ कह देती है। तो इस तरीके से अपने शीर्ष नेतृत्व पे, पार्टी पर सवाल उठाना कि जन आशीर्वाद यात्रा में मुझे बुलाया ही नहीं, एक पॉलिटिकल नैरेटिव देता है दूसरी पार्टी को, विपक्ष को, आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट को कि ये देखिए इनके यहाँ ये हाल है। कांग्रेस तो हमला करेगी, तो कांग्रेस हमला करेगी। जाहिर तौर पे उमा भारती पिछले भी कई विषयों पे उनकी सरकार से नाराजगी रहती है, संगठन साथ हो ना हो, लेकिन वो अपनी उपस्थिति वहां दर्ज करा देती है, विरोध दर्ज करा देती है। और ये बयान आज भी आया है, इसके पहले कल भी आया था। मैंने पूरा बयान सुना, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जानबूझकर कहा है बीजेपी में उपभोक्तावाद नहीं चलेगा, मैं ये नहीं चलने दूंगी। तो वो एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह, लेकिन डिवोटेड कार्यकर्ता, जो जिसके रूट्स बीजेपी में हैं, जो कहीं और की नहीं हो सकती। उन्होंने पार्टी अलग बनाई थी, बहुत मुंह की खाई थी उमा भारती की पार्टी ने, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी। लेकिन उमा भारती जो है वो शी इज नॉट समवन टू बी इग्नोर्ड। उन्होंने शराब का सवाल उठाया था, किसी तरीके से
शिवराज सिंह चौहान ने उनको हैंडल किया, उनको अपने साथ लिया, तो कई मौकों पे वो पार्टी से अलग लाइन ले लेती हैं, संगठन के खिलाफ लाइन ले लेती हैं, और उनकी ये नाराजगी वो सीधा सीधा असर किसी क्षेत्र पे डाले ना डाले वो बात की बात है, लेकिन एक लार्जर डिस्कोर्स का इशू बन जाता है कि आखिरकार बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। मैं इन ऐसी परिस्थिति में बात कर रहा हूं, इन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूं कि पहले भी ये तय नहीं है कि शिवराज सिंह चौहान अगर पार्टी जीतती है तो मुख्यमंत्री होंगे कि नहीं। मतलब एक छत्र नेता के तौर पे अब शिवराज की इमेज वहां डेंट खाने लगी है कि बीजेपी उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित करके चुनाव में नहीं जाने वाली। ज्योतिरादित्य सिंधिया, बहुत लोग उनका विरोध करेंगे क्योंकि एक लेटरल एंट्री उनकी हुई है बीजेपी में, कांग्रेस में थे वो भी एक दावेदार के तौर पे हैं। नरोत्तम मिश्रा को दावेदार बताया जाता है, वीडी शर्मा जो वहां के अध्यक्ष हैं उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया जाता है, कैलाश विजयवर्गीय हैं, बहुत सीनियर नेता है, हाँ उनका भी नाम रह कर आता है। तो कई गुटों के होने की वजह से बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई बहुत है, और उमा भारती के इस पुट ने, उमा भारती के इस बयान ने और उनके इस कंसिस्टेंट बयान ने, कल बोलना आज बोलना और लगातार इस इशू को हैमर करते रहना बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स को और जो आम आदमी के बीच जो बीजेपी का डिस्कोर्स है उसको चेंज करता है, एक मौका देता है विपक्ष को कि वो हमला करेगा। सर, सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं देखने को मिल रहा, हमने राजस्थान में देखा था कुछ दिन पहले जब चुनाव की समितियां बनी थी, वहां पे वसुंधरा राजे का नाम किसी भी समिति में नहीं ऐड किया गया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह के बारे में हम सुन रहे हैं कि उनको भी सामने नहीं कर रही है बीजेपी। तो क्या बीजेपी का ये जो प्लान है इतने बड़े स्टेज से पहले, मतलब एक साथ 3 राज्यों में जो सबसे इंपॉर्टेंट राज्य है वहां पे चुनाव जीतना है उन्हें, इसके बाद से इसी चुनाव को जीतने के बाद से उनको लोकसभा में भी जाना है, घाटा करने वाला है क्या बीजेपी? क्या सोच रही है वरिष्ठ नेताओं से दरकिनार होकर? देखिए, बीजेपी एक ये नई तरह की बीजेपी है, इसको न्यू बीजेपी में बार बार कहता हूं। हाँ, यहाँ जो जेनरेशनल शिफ्ट करने की कोशिश है वो दरअसल एक स्वतः प्रक्रिया के तहत नहीं है। शायद उसको आत्मसात जिनको रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है वो इसको आत्मसात नहीं कर रहे हैं, और ये हर पार्टी में होता है। यहाँ इसलिए है क्योंकि आप फोर्सिबली आपका एग्जिट हो रहा है जी। शिवराज सिंह चौहान अभी बने रहना चाहते हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान बड़े गुड बुक्स में नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए उनका नाम मुख्यमंत्री के तौर पे प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, जबकि वो मुख्यमंत्री हैं। आपने राजस्थान की बात की, वसुंधरा राजे का समितियों में न होना, इसने एक खलबली मचाई, एक पॉलिटिकल स्टोरी जो है वो राजनीतिक फिजाओं में तैरी कि इसका मतलब जो कहा जा रहा है कि वसुंधरा गुड बुक्स में नहीं है, वसुंधरा को आगे प्रमोट नहीं किया जाएगा, वसुंधरा चेहरा नहीं होंगी, वसुंधरा कैंपेन को लीड नहीं करेंगी। इन चर्चाओं के बीच एक कल उनकी यात्रा निकाली गई है। कई नेता उस यात्रा में अलग अलग जगह से निकलेंगे, वसुंधरा की यात्रा को कल हरी झंडी दिखाई गई है, लेकिन वसुंधरा राजे बड़े शीर्ष नेतृत्व के बहुत करीब हैं या शीर्ष नेतृत्व उनको प्रोजेक्ट करने वाला है, इस पे साफ तौर पे विराम लगा हुआ है। वसुंधरा वहां सीएम रह चुकी हैं, 2 बार सीएम रह चुकी हैं। वसुंधरा अपने आप को नेचुरल क्लेमेंट मानती हैं, और ये कहा जा रहा है कि उनकी नाराजगी वहां उनके प्रोस्पेक्ट्स को, बीजेपी के प्रोस्पेक्ट्स को कमजोर कर सकती है। लेकिन बीजेपी ने अभी तक जो जानकारी है, अभी तक ये मन बनाया है कि नहीं, वसुंधरा वहां चेहरा तो नहीं होगी। तो ये एक जनरेशनल शिफ्ट जो बीजेपी में है उसको बहुत आराम से नहीं लिया जा रहा है, और ये एक पुरानी उसका अगर कॉन्टेक्स्ट लें, जिस समय नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पे आए थे और जब उनको कैंपेन कमेटी का कन्वीनर बनाया गया था, बाद में उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, तो उस वक्त भी ये हंगामा हुआ था बीजेपी में, और वो हंगामा अच्छा खासा था। मुझे याद है, मैं गोवा में खुद था जिस समय उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। तो वो एक तरीके से इशारा था कि ये बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में शुमार हो गए हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने वाले हैं। उस बैठक में लाल कृष्ण आडवाणी जो उस वक्त के सबसे बड़े नेता थे वो नहीं गए थे। जब कैंपेन कमेटी का चेयरमैन अनाउंस कर दिया गया तो लाल कृष्ण आडवाणी ने एक चिट्ठी लिखी, राष्ट्रीय अध्यक्ष को उस समय राजनाथ सिंह थे। उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि ये पार्टी जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे लोगों ने बनाई थी जिसमें व्यक्ति प्रथम नहीं था, देश प्रथम था।
व्यक्ति की महत्ता नहीं थी और मैंने उस बीजेपी में काम किया है, मैं सारे पदों से इस्तीफा देता हूं क्योंकि उन्हें लगा था कि किसी व्यक्ति को आगे बढ़ाया जा रहा है और फोर्स किया जा रहा है बढ़ने के लिए। ये मतलब वो फोर्स कर रहा है कि मुझे आगे बढ़ाओ, बीजेपी की ये परिपाटी नहीं है। तो कोई भी शिफ्ट, जब जेनरेशनल शिफ्ट होता है तो थोड़ी बहुत रेसिस्टेंस आपको देखने को मिलती है, लेकिन जिस तरीके से राजस्थान में उसको एक तरीके से रोकने की कोशिश में है वसुंधरा, वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। अशोक गहलोत की सरकार पिछले कुछ सालों में कई कंट्रोवर्सी आई, दलितों पर अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार, तमाम तरह के उन पे आरोप लगे, उनकी सत्ता कई बार लगा कि चली जाएगी, सचिन पायलट, और उनमें बहुत जबरदस्त झगड़ा था जो आजकल सुलझा लिया जाने का दावा किया जा रहा है। मैं कहता हूं दावा किया जा रहा है क्योंकि वो गांठ तो पड़ चुकी है, लेकिन वो अपना घर ठीक करने में लगे हैं। लेकिन बीजेपी के सामने एक चुनौती मध्य प्रदेश की तरफ वहां भी खड़ी है कि ये प्लेंटी ऑफ लीडर्स, एक नेता कोई नहीं है जिसको आगे करके आप चुनाव में जाना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है बीजेपी के लिए कि वसुंधरा वहां नाराज दिखे या वसुंधरा के समर्थक ये समझे कि पार्टी वसुंधरा को वो तवज्जो नहीं दे रही जिसकी वो हकदार है। तो ये ठीक नहीं है। और ऐसा ही आपने कहा छत्तीसगढ़ में रमन सिंह अपने आप को अभी भी नेता मानकर चल रहे हैं जी, लेकिन बीजेपी उनको नेता के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं करने वाली है। जैसा कि सूत्र बताते हैं कि रमन सिंह अपनी इनिंग खेल चुके हैं। वो 15 साल लगातार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन उसके बाद जो एक नेचुरल सक्सेशन का एक प्रोग्रेस होता है या प्रोसेस होता है, उसको बीजेपी ने फॉलो नहीं किया। तो वहां कोई ऐसा नेता आज की तारीख में उनके पास नहीं है जिसको वो रमन सिंह से रिप्लेस कर दें और किसी नए नेता को खड़ा कर दे। तो रमन सिंह आज भी वहां नेता बने हुए हैं और उनकी महत्वाकांक्षा आज भी है कि मैं एक बार फिर से लीड करूं। जब हम सरकार बनाने के लिए निकलेंगे या फिर चुनाव में जाएंगे, तो वहां भी कई नेता हैं, ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, रमन सिंह हैं, पार्टी के अध्यक्ष हैं। तो वहां भी एक सामूहिक नेतृत्व में लड़ने की योजना है और शायद सब जगह पे प्रधानमंत्री को बड़ा चेहरा बनाया जाएगा ताकि ये लड़ाई खत्म हो। लेकिन उमा भारती का मध्य प्रदेश में ये कहना फिर से इन स्पेकुलेशन को जन्म देता है कि जिस तरीके से सीनियर नेता बीजेपी के वो शीर्ष नेतृत्व की पसंद नहीं है, तो क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है छत्तीसगढ़ में लड़ाई ऐसे भी बहुत तीव्र बताई जा रही है क्योंकि वहां जो सरकार है वो बड़े थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आई थी। उन्हें विश्वास है कि वो फिर से जीतेंगे क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व का भी तमाम एजेंडा अपने साथ ले लिया है जो बीजेपी का फोटे हुआ करता था। और इसी तरीके से राजस्थान जो आपस में लड़ाई थी वो उसको कंटेन करके फिलहाल एक ब्रेव फेस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और बीजेपी की तरफ जो नेता हैं वो सब इतने बड़े नेता हैं, इन्फ्लेटेड ईगो के साथ हैं कि किसी एक नाम पे सहमति बन नहीं रही है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी को पिच इन करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि पार्टी ने भी यही योजना बनाई है कि हम इनको नरेंद्र मोदी को अपने सबसे बड़े नेता को आगे रखकर चुनाव मैदान में उतरेंगे और जब जीत होती है तो किसी और को फिर वहां मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन जो ये बड़े नेता हैं ये अब पिक्चर में नहीं होंगे। उमा भारती का नाराज होना एक बार फिर से इस बहस को और जन्म देता है कि क्या बीजेपी की जो चुनाव में जाने वाली टीम है उसमें सब कुछ ठीक ठाक है क्या। सर एक आखिरी क्वेश्चन होगा और वो क्वेश्चन मेरा हो सकता है कि वोटर्स के पर्सपेक्टिव से भी हो कि आपने हमेशा बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना चुनाव कभी नहीं हारे, अपना चुनाव बखूबी लड़े हैं और बखूबी जीते भी हैं। लेकिन जब वो किसी राज्य में विधानसभा के लिए प्रचार करने जाए, जैसे हमने कर्नाटका देखा, हिमाचल प्रदेश देखा, ऐसा ही क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखने को मिलेगा? क्योंकि वोटर्स को एक चेहरा तो चाहिए, ठीक है पीएम मोदी है, लेकिन वोटर्स अब एक चेहरा का डिमांड करते हैं। तीनों राज्यों में कोई भी एक ऐसा नाम नहीं आया, प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी आला कमान, कुछ महीने बचे हैं इलेक्शन के, कोई भी नाम सामने नहीं आया कि हाँ ये हो सकते हैं या फिर ये हिंट होगा। देखिए दोनों तरह के उदाहरण हैं आशुकेश। बहुत बड़े राज्यों में महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में बिना लीडरशिप की बीजेपी गई थी और इस तैयारी के साथ गई थी कि जितनी सीटों पे वो चुनाव लड़ा करती थी उससे ज्यादा सीटें उसने जीत ली क्योंकि शिवसेना से उसका झगड़ा हो गया था। और ऐसे में एक ऐसा नेता जिसकी उम्मीद नहीं की जा रही थी, वो ब्राह्मण समाज से आते हैं और महाराष्ट्र में उनको नेता बना दिया गया। जब झारखंड में जीते तो वहां आदिवासी की चर्चा हो रही थी, लेकिन आदिवासी की जगह किसी और को चेहरा बना दिया गया। तो नरेंद्र मोदी ये प्रयोग करते रहे। हरियाणा देख लीजिए, हाँ बिना चेहरे के लड़े थे लेकिन मनोहर लाल खट्टर को बना दिया गया। तो कई जगह इस एक्सपेरिमेंट ने पे किया है।
लेकिन वो ऐसी जगह थी जहां बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री बनाने का इतिहास नहीं था। हरियाणा में कभी बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी, महाराष्ट्र में बीजेपी ने उस सरकार को कभी लीड नहीं किया था। ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां जिसमें बीजेपी की फुटिंग बहुत स्ट्रांग फुटिंग रही है, और वो वहां ऐसे नेता हैं जहां जिनको हिला पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन शीर्ष नेतृत्व शायद उनसे आगे निकलना चाहता है, उनसे आगे बढ़ना चाहता है, और वो रेसिस्टेंस जो वहां के लोग हैं वो सामने ना दिखे, लेकिन वो रेसिस्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी उस गैप को पाट देंगे? ये हमेशा नहीं होगा। मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको दिए जहां नरेंद्र मोदी ने चेहरा घोषित नहीं किया था, पार्टी ने चेहरा घोषित नहीं किया था, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम पे जीत गए। लेकिन 10 ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां नरेंद्र मोदी बेल आउट नहीं कर सके। तो कोई सशक्त नेता जब उनके साथ होता है स्टेट में, तो नरेंद्र मोदी उसको अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हैं, और फिर वो भागीदारी जो है, फिर वो जो केंद्र में नरेंद्र मोदी और स्टेट में कोई बड़ी लीडरशिप मिलके जो एक कॉकटेल बनता है, एक डेडली कॉम्बिनेशन जो बनता है, वो हमेशा मदद करता है, जीतने में मददगार होता है। लेकिन जहां आपकी लीडरशिप कमजोर है या डिफाइंड नहीं है या इंटरनल बिकरिंग की वजह से वहां दिक्कत है, तो हर जगह वो बेल आउट कर दें नरेंद्र मोदी, ये जरूरी नहीं है। मैंने पहले भी कहा, अपना चुनाव, चाहे वो 2 का चुनाव हो गुजरात में, 7 का चुनाव हो, 12 का चुनाव हो, 14 का आम चुनाव हो, 19 का आम चुनाव हो, उन सब चुनावों में वो अच्छा परफॉर्म करते रहे हैं। लेकिन क्या उनके नाम पे सारे स्टेट्स में वो जीत दर्ज करा पाए हैं? ऐसा नहीं है। ये गलत एक पॉलिटिकल रीडिंग होगी अगर ऐसी कोई व्याख्या करता है कि हर जगह नरेंद्र मोदी जिता ही देते हैं। इसीलिए स्टेट लेवल पे वो बिकरिंग अगर होती है तो वो पार्टी के सेहत के लिए अच्छा नहीं है। और फिर मैं कह रहा हूं कि उमा भारती का इस तरीके से देसी अंदाज में कहते हैं बमक जाना, हाँ, तो ये पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा अगर डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो। उमा भारती के इस बयान ने एक बार फिर से चर्चाओं का रुख तेज कर दिया है कि बीजेपी में अभी कुछ ठीक नहीं चल रहा, खासकर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले वक्त में इन सभी नेताओं का रुख कैसा होता है और बीजेपी का आला कमान इन तीनों स्टेट में अपने पार्टी को स्टेबल करने के लिए कौन कौन से और कैसे काम करता है।